बालाजी में 1 साल के अंदर ही हम डायरेक्टर बन गए। कुसुम मेरा पहला सीरियल था एज ए डायरेक्टर। अनु सक्सेना सर, मानसी जोशी रॉय, मैं, ये सब हमारे को आर्टिस्ट थे। फिर मुझे मिला काव्यांशी, जिसमें अमृता सिंह थी, अनीता संदानी, जाज खान। तो वो मेरे लिए बहुत ही हैपनिंग शो था, बालाजी का सबसे बड़ा शो था। तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा था कि अब टीवी बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, अब अगर मना नहीं किया तो अब कभी मना नहीं कर पाओ। तो जब टीवी मुझे सबसे अच्छे पैसे दे रहा था, तब मैंने टीवी को अलविदा कह दिया था कि भाई अब मुझे कुछ दिन ब्रेक चाहिए। और फिर मैंने 2011 में एक फिल्म स्टार्ट की, भूरी। फिर हमारा लास्ट और बहुत अच्छा शो था ये उन दिनों की बात। मैंने उसको बहुत एंजॉय भी किया, वो शो था। उसके बाद टीवी ने उतनी आज़ादी दी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और लाइन पे काम करना था। और एज ए मेकर आपको लगता है कि जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। उसके बाद एज ए मेकर हम काफ़ी लो थे तब, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाएंगे। वहीं पहुँच गए थे जहाँ 2000 में आए थे, वापस सर्वाइवल को करना चाहिए। हाँ, संगीत साथ। तो जसवीर भाटी सर, कैसे आप? सर, सबसे पहले तो आपका जो पूरा नाम है वही आप एक बार मेरे को पूरा डिफाइन करके बता दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूरा नाम लिखता हूँ मैं, जसवीर विजेंद्र भाटी। जसवीर विजेंद्र भाटी। ये कंफ्यूजन इसलिए था कि जैसे आप गूगल पे डालते हैं जसवीर सिंह भाटी, तो वो 2 अलग अलग नाम IMDb और कुछ अलग भी शो करता है। यूपी में पहले करते थे कि अपने पिताजी का नाम लोग अक्सर वल्दियत लिखते थे जी, अब लिखना बंद कर दिया है। तो हमारी पढ़ाई भी ऐसी हो रही थी जसवीर भाटी के नाम से। मैं ना नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने अचीव किया है एट द एज ऑफ 26 में डायरेक्टर बन गया मैं, 25 साल कुछ महीने में। तो मैं चाहता था कि वो प्राउडनेस मेरा अकेले का ना रहे, उसमें हिस्सेदार मेरे पिताजी भी बने, फादर का नाम भी तो हमने वो नाम वहाँ ऐड किया था। तो गूगल में कहीं जसवीर भाटी भी आता है, कहीं जसवीर सिंह भाटी भी मेरे पैन कार्ड में है, और जसवीर विजेंद्र भाटी मैंने अपनी सारी फिल्मों में, सारे सीरियल्स में दिया है। तो इट्स ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। सर, सबसे पहले आपके जहन में कब आया कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, या आप डायरेक्टर ही बनने के लिए आए थे, या एज यूजुअल जैसा सब करते हैं कि पहले एक्टर बनने आते हैं और फिर रास्ता नहीं मिलता है तो डायरेक्शन की ओर? तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी भी मेरे दूर दूर तक ख्यालों में नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था और यार दोस्त कहते हैं कि बकैती अच्छी करते थे। बकैते आप बातें बना लेते थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अच्छा लिख सकते हैं। तो जब मेरे भाई ने मुझसे पूछा था, जब मैं बॉम्बे आ रहा था, मेरे बड़े भाई ने पूछा था कि भाई तू जा क्यों रहा है, तो मैंने कहा था राइटर बनने जा रहा हूँ। अच्छा। अब यहाँ आके एज ए राइटर थोड़ा सा स्ट्रगल चालू हुआ, लोगों से मिल रहे थे। स्ट्रगल क्या था, मैंने मतलब मैं तो छोड़, स्ट्रगल तो नहीं था, क्योंकि जो चाहिए था वो था। मतलब यहाँ भगवान की दुआ से खाने की कोई कमी नहीं। तो लोगों से मिलजुल रहे थे। तो एक दिन एक ऑटो वाले ने पूछा, भैया क्या करते हो? हमने कहा राइटर बनने आए हैं। तो उन्हें एक नंबर दिया, फ़ोन नंबर, और अपनी 2 स्क्रिप्ट हमको दे दी कि भैया इनका भी कहीं कुछ हो जाए तो उस दिन हम डर गए। हमने कहा यार, बेसिकली वो भी राइटर बनने आया था, लेकिन ऑटो चला रहा था कि ये शहर बड़ा निर्दयी है। यहाँ सर्वाइवल बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। तो और सर्वाइवल आपसे ना कुछ भी करा सकता है। जब आपको किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो फिर आप अच्छा बुरा बाद में सोचते हो, पहले आप सोचते हो भाई ये पूरा हो जाए। तो वो बेचारा राइटिंग के साथ साथ अपनी सर्वाइवल लड़ाई ऑटो चला के लड़ रहा था। तो हमको लगा यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी हथियार डाल दें। फिर हम एक शुभांकर घोष जी हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो छोकरी, उनसे मिलने गए। तो वो एक म्यूजिकल शो एडिट कर रहे थे। ठीक है। तो नानावटी में तब एक स्टूडियो हुआ करता था, नानावटी जो हॉस्पिटल है ना, उसके जस्ट सामने ही, उसी के कैंपस में एक छोटी सी बिल्डिंग है। तो उसके बेसमेंट में उन दिनों स्टूडियो हुआ करता था, एडिट स्टूडियो। तो हमने कुछ 4 महीने वहाँ एडिटिंग की। अच्छा, आप एडिटर भी हैं? नहीं हूँ, एडिटर नहीं हूँ। मैंने ABCD सीखी थी, और वहाँ ये सीखा था बेसिक कि एडिटर डायरेक्टर गाली क्यों देता है।
तो फिर हमने कहा कि यार अब ये काम है जो हम कर सकते हैं। हाँ। और फिर हमने एज ए डायरेक्टर अपना एक जर्नी स्टार्ट की। हमें सबसे पहले सचिन खोत सर मिले, उनकी एक फिल्म आई थी अगली पगली, टीवी उन्होंने बहुत किया है। फिर हमने इम्तियाज पंजाबी सर हैं, संतोष कोले सर हैं, इनके आप नीचे एडी थे? एडी था मैं इन सबके साथ। और मैंने कुछ दिन, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, कुछ दिन हमने विपुल शाह सर को भी असिस्ट किया, जिनकी फिल्म आई थी आंखें। ये विपुल साहब वो तो नहीं है आंखें राइटर भी थे क्या? उनका एक शो आता था तब टीवी पे, जिसका इंडिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला शो था शोभना देसाई का। तो कुछ 15 साल शो चला था, तो उनके साथ हमने शो किया था, उनको भी असिस्ट किया हमने कुछ दिन। तो टीवी की जर्नी बड़ी अच्छी रही। फिर वी वेंट टू बालाजी में 1 साल के अंदर ही हम डायरेक्टर बन गए। कुसुम मेरा पहला सीरियल था एज ए डायरेक्टर। अनु सक्सेना सर, मानसी जोशी रॉय, मैं, ये सब हमारे को आर्टिस्ट थे। फिर मुझे मिला काव्यांजलि, जिसमें अमृता सिंह थी, अनीता संदानी, जाज खान। तो वो मेरे लिए बहुत ही हैपनिंग शो था, बालाजी का सबसे बड़ा शो था। ये जर्नी चलती रही, हम टीवी अच्छा खासा कर रहे थे। लेकिन यहाँ सब फिल्म बनाने आते हैं, बिल्कुल फिल्म सबका सपना होता है। तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा था कि अब टीवी बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, अब अगर मना नहीं किया तो अब कभी मना नहीं कर पाओ। तो जब टीवी मुझे सबसे अच्छे पैसे दे रहा था, तब मैंने टीवी को अलविदा कह दिया था कि भाई अब मुझे कुछ दिन ब्रेक चाहिए। और फिर मैंने 2011 में एक फिल्म स्टार्ट की, भूरी, जिसकी शूटिंग हमने 2012 फरवरी में की। वो रिलीज हुई 2016। काफी गैप हो गया। हाँ, नए प्रोड्यूसर्स और फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के जो नुकसान होते हैं वो हमने उस फिल्म में सारे सहे। और 2012 से लेके 2014 तक 2 साल हमें, चूँकि भूरी डब्बे में बंद थी, तो लोग ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहते जिनका काम बाहर नहीं आता। बिल्कुल सही है। तो हमको फिल्में नहीं मिल रही थी। हाँ। फिर हमको एक फिल्म मिली युवा, जिसमें जिमी शेरगिल सर, ओमपुरी सर, भूरी की भी कास्टिंग बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। फिर हमने युवा बनाई। युवा हमारे ना भूरी का डर था। भूरी हमने बहुत सेंसिबल फिल्म बनाई थी, उसके बाद हम चाहते थे कुछ कॉमेडी कर दें, तो उसमें हम राइटिंग में थोड़े चूक गए। खैर फिल्म रिलीज हुई, पहले युवा हुई, अब एक सब्सिडी का चक्कर रहता है। हाँ। तो भूरी को यूपी गवर्नमेंट ने कुछ 68 लाख की सब्सिडी दी। अब सब्सिडी के लिए उन्होंने भूरी को रिलीज कर दिया यूपी में कुछ 8-10 थिएटर में। हाँ, 5 थिएटर मस्ट होते हैं। तो उन्होंने कुछ 5-6 थिएटर में रिलीज किया यूपी में। तो जब वो मुंबई में रिलीज हुई तो उसको क्रेडिट अपने जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने कुछ लिखा नहीं। हाँ। बोला ये तो ऑलरेडी रिलीज फिल्म है। तो आप भूरी की कोई तारीफ आपको गूगल इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। युवा की बहुत बुराइयां हैं, हमको भी ऑलमोस्ट रिटर्न ऑफ कर दिया है। वो बुरा दौर था। हाँ। आप तो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, और फिर जो क्रिटिक्स लिख देते हैं तो लोग आपको उसी हिसाब से हाँकते हैं। फिर भूरी 2017 में नेटफ्लिक्स पे आ गई। उसके बाद एज ए मेकर हम काफ़ी लो थे तब, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाएंगे। वहीं पहुंच गए थे जहाँ 2000 में आए थे, वापस सर्वाइवल की प्रॉब्लम चल रही थी। तंग थे पैसों से। हाँ, तंगी स्टार्ट हो गई थी। ऐसी तंगी नहीं रही कि खर्चा ना चले, लेकिन अब जो लग्जरी लाइफ हमने खुद को दे दी थी, वहाँ समस्या आ गई थी। आप गाड़ियाँ हम छोड़ चुके थे, गाड़ी बेच दी थी, और भी बहुत समस्याएं थी। जो बच्चों के लिए सोचा था कि ये करेंगे तो उतना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट कर रहे थे और हिम्मत नहीं हार रहे थे। हमको लग रहा था कि जब भी होगा अच्छे से होगा। लेकिन भूरी के नेटफ्लिक्स के आने के बाद हमारी चीज़ें बदली, लोगों ने थोड़ा सीरियस लिया। फिर अब हम टीवी की तरफ दोबारा लौटे। एक शो था, एक विवाह ऐसा भी, निमित्ता बासु उसकी प्रोड्यूसर थी। वो हमने पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक किया। फिर हमारा लास्ट और बहुत अच्छा शो था ये उन दिनों की बात है। मैंने उसको बहुत एंजॉय भी किया। वो शो था। उसके बाद टीवी ने उतनी आज़ादी दी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और लाइन पे काम करना था। और एज ए मेकर आपको लगता है कि जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। फिर ये एक छोटे छोटे OTT का ज़माना आ गया। OTT का ज़माना आफ्टर लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन के दौरान ही। हाँ।
अब वो हम प्रोड्यूस भी करने लगे एज ए प्रोड्यूसर आप? हाँ, अब हम एज ए प्रोड्यूसर भी आ गए। तो अब क्या है कि जो भी 3 लाख 5 लाख पर एपिसोड का काम होता है वो हम खुद ही प्रोड्यूस भी कर देते हैं। तो अब वो काम करते हैं जो हमको पसंद आता है, पैसा थोड़ा कम मिले लेकिन पैसा मिलता है। अब वो दौर खत्म हो गया जब लोगों के पैसे डूब जाते थे, ठीक है। तो अब चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही है, मतलब आप कह सकते हो अब जिंदगी धीरे धीरे वापस से एक सही मुकाम की तरफ जा रही है। कुछ बड़ी फिल्मों की भी बातें चल रही हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज से भी, तो कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है। आपने एक बात में जिक्र किया बालाजी का, जब बालाजी में आप डायरेक्टर थे, 1 साल में ही हो गए थे, तो वो दौर कैसा होता है? क्योंकि लोगों का एक ड्रीम होता है बालाजी के लिए शो डायरेक्ट करना, आप डायरेक्ट कर रहे थे उस समय, एकता कपूर जी से भी मिले होंगे, शोभा कपूर, जितेंद्र जी से, तो कैसा एटमॉस्फेयर होता है बालाजी के अंदर? वो तो सेलिब्रेशन है फॉर मी, बालाजी इज अ सेलिब्रेशन। आप बोलो आपको सब मिलता है। एक टेक्नीशियन के लिए बालाजी के साथ काम करना है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आप अपने इमोशंस को सही तरीके से जब आप दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको जो भी चीज़ें पैसे से आ सकती हैं वो बालाजी सब आपको देता है, ठीक है। तो उनसे अच्छे प्रोड्यूसर्स बहुत कम है। तो मेरा तो मतलब आज जो भी कुछ बालाजी की देन है, एक्सपोजर उन्होंने दिया, ज़्यादा पैसे कैसे खर्च करने हैं वो उनसे सीखा, कम पैसे कैसे खर्च करते हैं वो भी उनसे सीखा, अच्छा, जल्दी काम कैसे करना चाहिए वो भी उनसे सीखा, इसके लिए मरना नहीं है वो भी उनसे सीखा। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, मरना नहीं है इसके लिए। अच्छा, कोई भी काम के लिए ना मरो मत। मतलब किसी काम के लिए मर जाओगे तो क्या बचेगा? जब तक जिंदे हो तब तक लड़ रहे। ये होता है ना कि ये नहीं हुआ तो मर जाएंगे, नहीं भैया कोई नहीं मरता, ये नहीं हुआ तो साला दोबारा कर लेंगे मरो मत, ठीक है। दिस इज ऐसा। तो अभी जसबीर सिंह भाटी जी के आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आगे के लिए? मैं बाय डिफॉल्ट राइटर ही था, तो टीवी में जब मैं एज ए डायरेक्टर एस्टैब्लिश हो चुका था, मैं डायरेक्ट कर रहा था चीज़ें, तो जब मैं एक्चुअली टीवी ना बहुत मोनोटोनस है। आप एक ही चीज़ को ना, एक ही फैमिली को दिन में एक ही बात को आप 6 बार कहते हो। वहाँ ना सीन्स स्टोरी को बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ाते, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो एक ही बात पापा भी कह रहे हैं, बेटा भी कह रहा है, भैया भी कह रहा है, तो आप यही काम करते करते ना महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने आपको लगता है भैया क्या कर रहे हो, सही है, ऐसा आपके मन में आता है। इंसान हो तो उसको दूर करने के लिए ना मैं लिखने लगता था। तो मैंने अपनी कुछ 22 स्क्रिप्ट है मेरे पास, फिल्म की जो मैंने लिख के रखी हुई, ठीक है। उनमें से एक बनी है भूरी। युवा मैंने जून में सोची थी और अगस्त में फ्लोर में थे, तो वो सबसे यंग फिल्म थी मेरी। बाकी फिल्म मेरी 8-10 साल पुरानी। तो कोई एक मौका, कोई एक फिल्म अच्छे से आएगी, फिर मैं सारे बना डालूंगा। तो उस मौके का इंतजार, उस मौके का इंतजार है। और मैं लोगों को कहानी सुनाता हूँ, आप मुझे कोई भी बुला ले कहानी सुनाने के लिए, मैं आई लव नरेटिंग द स्टोरी। तो मुझे उम्मीद है यही रास्ता भी मिलते हैं, सुनाते हैं। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, शायद जनवरी था जब मैं आया था यहाँ पे, और 5-6-8 दिन हुए थे, तो अपने फ्रेंड रौनक भाई और सद्दाम भाई के थ्रू आपसे मिला था। तो आप इतने इको फ्रेंडली कैसे कि कोई भी अगर आपसे आता है तो इतना नॉर्मल आपसे मिल लेता है, आप उसको टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं। एक टाइम के बाद इंसान के अंदर ईगो आ जाता है कि नहीं, अवॉइड करो, या उसे जानबूझ के वो इंतजार करवाते हैं कि बैठा कर आपको मिलते हैं 1 घंटे में, आधे घंटे में, लेकिन आपके अंदर वो सारी चीजें नहीं आ पाई। इसके पीछे क्या वजह? एक्चुअली मुझे ना ऐसे किसी ने ट्रीट भी नहीं किया। जब मैं भी नया आया था ना, तो मेरे जितने भी गुरुजी हैं जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव किया नहीं। तो अब उन्होंने मेरे साथ नहीं किया तो मुझे किसी के साथ क्यों करना है? और एक्चुअली अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बोल देता हूँ भाई 15-20 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा। और अगर नहीं बिजी तो मिल के खत्म करते हैं ना भाई। कोई सपने लेके आया है, आपसे 10 मिनट मिलेगा, अब आप उसको यही कह दो साले तुम गलत जगह आ गए, ठीक है, या ये कह दो कि भाई आइए मेहनत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब आप कैसे इस शहर को देखते हो वही आप दूसरों को बताते हो। तो मुझे लगता है इस शहर में जो भी मेहनत करेगा ना कुछ पा लेगा। मुंबई की जर्नी कम से कम 12-15 साल की हो गई होगी? 22-20 साल हो गए भाई। 2000 में आया था, 2022 चल रहा है, 22 साल हो गए। कभी ऐसा लगा कि एक टाइम आएगा जब मुंबई छोड़ दूंगा, सुकून से जाके गांव में रहूंगा, वहाँ घर बनाऊंगा? नहीं, ये तो है कि मतलब मैंने सोचा है भाई 60-65 के बाद गाँव चलेंगे, लेकिन सुकून यहाँ बहुत है। यहाँ से जब मैं गाँव जाता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा से,
तो जो सुकून यहाँ है ना वो वहाँ नहीं है। वहाँ लोगों को ना मतलब सुबह 9 बजे के बाद पता नहीं क्या करना है, शाम के 4 बजे तक वो सिर्फ ताश खेलेंगे, मतलब अजीब सी बकैती करेंगे, उसी में टाइम निकल जाता है। हाँ। ठीक है, तो हमको 2-3 दिन तो ये अच्छा लगता है, उसके बाद हमको लगता है हम करके आ रहे हैं, दिन वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि, और मुझे ये भी लगता है कि एक डायरेक्टर मैच्योर होता है 45 के बाद, तो मुझे लगता है असली जर्नी अभी स्टार्ट होगी। तो 45 होने वाला है। हाँ, 45 हो गया, तो 20 साल में टिक के काम करना है, 65 तक बढ़िया से काम करेंगे, और फिर भगवान ने और उम्र दी होगी तो ये हम हुक्का वाला कल्चर है हमारा, चौधरियों वाला, 14 साल चलाएंगे तो बच्चे भी सेट रहेंगे। अभी करंट में आप सिने प्राइम जो OTT है उसके प्रोग्रामिंग हेड है, तो इस जर्नी को कैसे देखते हैं, और जो OTT का कल्चर आया है ये किस तरीके से स्ट्रगलर्स के लिए या आर्टिस्ट के लिए या एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए बेनिफिशियल है या बाकियों के लिए? ये जो OTTs है, आप इन्हें ऐसा मान लीजिए कि ये स्टार्टअप्स, तो इन्होंने ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। पहले फिल्म को बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए थे, अब ये काम 10-15 लाख में हो जाता है। 3-4 महीने में आपको 20% तक का प्रॉफिट मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। 4 महीने में 20% प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है ये सबके लिए अच्छा है, प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है, आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा है। जितने ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे OTTs होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, उतना ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे। जितना काम करेंगे उतने लोगों को मौके बनेंगे। तो बहुत मौके, चुनना आपको जाना है। तो इस जो ये अब आप प्रोग्रामिंग हेड है, एक सिने प्राइम अपना OTT है, अदर भी OTT है, इसके बिजनेस मॉडल को आप प्रॉपर समझ गए कि क्या सब्सक्रिप्शन बेस से ही सारा पैसा अर्जित किया जा रहा है, एड रेवेन्यू वगैरह और भी कुछ है? नहीं, हम ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही चल रहे हैं अभी। एड रेवेन्यू पे कोई एड नहीं देखना चाहता। ठीक है, एंड सिने प्राइम 1.5 साल से है मार्केट में, अच्छा कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि और अच्छा करें। तो जितना हमारा अनुभव है हम वो सब इसमें डाल रहे हैं। चेष्टा है कि सर इस पूरे इंटरव्यू को बाइंड अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जो जरूरी है जानना, प्रोफेशनली तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कि जसबीर सिंह भाटी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, शिक्षा, माता पिता का एरिया बैकग्राउंड, और एक जिक्र जो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो जिक्र करता है वो दादा या दादी का करता है, मैं चाहता हूँ नाना नानी का भी जिक्र होना चाहिए। सारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ हमारे पिताजी का थोड़ी है, थोड़ी हमारी माँ की साइड से भी है। तो एक बार वो मैं बेसिकली 1978 में पैदा हुआ। ठीक है, 2 अक्टूबर में डेट ऑफ बर्थ है, तो VIP डेट के साथ में पैदा हुए थे। मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मेरे गांव में लोगों को नहीं पता कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं, कि कौन किसका बेटा है। क्योंकि हमारे जो बड़े पिताजी हैं उन्होंने सबको अपने साथ आर्मी में वो थे, अपने नाम से हमको पढ़ा रहे थे। तो हम सब ताऊ जी के नाम से पढ़े हैं। तो मेरे जो बायोलॉजिकल फादर थे वो पहले एयरफोर्स में थे, दादाजी एक्सपायर हुए 72, तो हमसे भी कुछ 8 साल पहले वो एयरफोर्स छोड़ के गाँव में आ गए थे। तो वो किसान बन गए। ताऊ जी हमारे आर्मी में थे, एज ए 2nd लेफ्टिनेंट वो रिटायर हुए, ऑनरी कैप्टन। उसके बाद उन्होंने आके गांव में बड़ी एडवांस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, और अब वो अच्छे पंच हैं, उनको बातें करने का बहुत शौक है, बहुत बड़े बड़े फैसले मिनटों में कर देते हैं। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है वहाँ से आई। और इधर मैंने दादा को नहीं देखा और उधर मैंने नानी को नहीं देखा जब तक वो गुजर। हाँ, दोनों। तो मेरी दादी के साथ मेरी बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री थी। दादी को हमारी पेंशन मिलती थी, आजाद हिंद फौज वाली। तो हमको याद है दादी के साथ जब पेंशन ले जाने का, उनका असिस्टेंट में ही हुआ करता था, क्योंकि मैं बचपन से उदंडी था। तो ये था ये दादी को सही पेंशन दिला के वापस लाया। तो दादी 2 किलो जलेबी लाती थी, तो 30 रुपए की मिलती थी, तो पूरा खानदान ऐसे खुश होकर खाता था पेंशन। वो दादी जी की यादें। नाना जी हमारे बहुत ही योद्धा किस्म के आदमी थे, यूज्ड टू रन हॉर्स एंड ऑल, उनके अपने घोड़े थे। तो उनका भी हमने बुढ़ापा देखा है, बड़ा बढ़िया वाला। अब उनकी और दादी की छोटी छोटी बातें होती थी कि दादी कहते थे आ गया बुढ़ा, और ये कहती थी ये देख बुढ़ी हो गई, अपने बाल देखने रही, हमको बुढ़ा कह रही है। तो ये उनके हमने प्रश्न देखे थे। बाकी आई हैड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। मेरा बचपन बहुत ही कमाल था। केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है पूरी 12th तक। तो वहाँ दीदी भैया वाला कल्चर है। हाँ, तो
उस कल्चर में भी हमारी लव स्टोरीज हुआ करती थी। मतलब आई एंजॉयड, मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेला है। मैं एक नेशनल कैंप भी करके आया हूँ। क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, तो हम भी खेल रहे थे। आई एंजॉयड, मतलब मैंने बहुत घूम घूम के पढ़ाई की है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गया में, 4th 5th 6th देहरादून में, 7th 8th 9th 10th शादापुर, ये अपना दादरी, 11th गाजियाबाद, 12th दिल्ली। तो मैंने बहुत छितर के पढ़ाई की है। तो शैतान थे हमारे पिताजी, कहते हैं उनके अब तक लगा के उन्होंने 54 बच्चों को देखा। अच्छा। कहते हैं 54 में सबसे शरारती तुम हो। आपके लिए? हाँ, मतलब तुमसे शरारती बच्चा मेरा, मतलब हमारी शरारतें थोड़ी हाई लेवल की थी। क्या नहीं किया हमने सिवाय नशा के। हमने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, बाकी मार पिटाई, मास्टरों को पेरी, उनको भी पैर छूते हुए चीटी काट लेना। अच्छा। तो हम उनको पैर छूने के लिए झुके तो वो उछल जाए। मास्टर ने जितनी माँ बहन गालियाँ हमें दी, हमको किसी और ने नहीं दी है। मास्टर ही हमको गालियाँ देते थे। तो लेकिन अभी भी सब टच में है और लव मी। उनको उम्मीद नहीं थी, उनको लग रहा था यार कोई डाकू बनेगा, नेता बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा। तो ओवरऑल नो कंप्लेंट्स। सर रैपिड फायर का नाम सुना है आपने? हाँ, बहुत। क्विक सवाल, क्विक जवाब, सिर्फ 2 या 4 करते हैं बस। ठीक है। हमें रील्स कट जाएंगे ना वहां से। क्या जसवीर सिंह भाटी अभी भी किसी दिन ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है आदमी, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो कभी ना कभी परेशान होता है, तो अंदर कमरे में जाए, दरवाजा यूं करके तेज से बंद करे और फिर बिलक बिलक के रोने लगे, चिल्लाए अकेले? नहीं, रोने वाला नहीं। वो अब नहीं होता है? कभी नहीं होता। आई डोंट क्राई। मैं शायद किसी के सामने रोया हूँ, मैं अपनी बीवी के सामने नहीं रोया कभी। आई डोंट क्राई। अकेले में भी नहीं? नहीं, मैं रोने वाला आदमी नहीं। घमंड कुछ अंदर से आता हो? ना, मैं रोने वाला आदमी नहीं। घमंड नहीं तो होना ही नहीं। लेके क्या तो जो ले जाएंगे, वेरी शॉर्ट है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, किस बात का घमंड? क्या ही लेके आए थे, क्या ही ले जाओगे। सही है, जो है यही सब रहना है, तो उतना क्लियर हूँ मैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और सर ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य। चलो। और इसके जो दर्शक हैं वो या तो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो बहुत भाई सुनो, सबके करो अपनी फिल्मी चाणक्य। यहाँ तुम्हें बहुत लोग ज्ञान देंगे, ठीक है, सबका लो करो अपनी। एंड ये शहर मुंबई और ये लाइन, जितना आप इसमें मेहनत और तैयारी करोगे उतने आसान आपके रास्ते होंगे। मतलब आना चाहिए लोगों को 100%। इससे अच्छा पैसा कहाँ है? इससे सब मौज गए हैं। हाँ, इससे अच्छा कुछ भी कहीं नहीं। आप IAS बन जाओ, ऑफिसर में, और कितनी जिम्मेदारी। यहाँ क्या है वेंचर, अरे कट एक्शन रोल, पीछे दीवार पीली कर दे, नीली कर दे। वहाँ का हीरो दुनिया के लिए हीरो होगा, अपने लिए कैसा है? छोटे से बैठ। इससे अच्छा कुछ नहीं। बेस्ट आप अपने फन के जो आप करना चाहते हो, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ना, वो कहता है ना, उसने कहा है कि कभी कभी तो लगता है सलाह पुनीच भगवान है। तो अपने साइड पे तो अपने को लगता है सलाह अपनी भगवान है, ये हंसेगा हमारे कहने पे, रोएगा हमारे, अच्छे से रो नहीं रहे हो यार। उसको तुम ही बताते हो अच्छे से कैसे रोना है। दोस्तों आज हमारे साथ थे जसवीर सिंह भाटी सर। बालाजी में भी काम किया है, फिल्म बनाई थी भूरी युवा, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में हैं। बाकी इंटरव्यू आपको देखकर सारी चीजें समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। फिर मिलता हूँ किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग गाइस।